गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। अभी तक 81 क्लासेस हो चुकी हैं, अब हम आगे देख रहे हैं एथिकल स्ट्रेंथिंग इन गवर्नेंस। ये चीज़ आज हमको देखना है, ठीक है। एथिकल स्ट्रेंथिंग इन गवर्नेंस, इस शासन में नैतिक मूल्यों को कैसे मजबूत करें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें आसानी से समझेंगे। शासन में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, हिंदी में मतलब सही लोग चुनना, उन्हें सिखाना और सही तरीके से काम करवाना, एक तरीके से ट्रेनिंग देना है, ठीक है। अगर सिलेक्ट हो गए, जैसे आप जिनको चुनते हैं चुनाव के बाद, उनको ट्रेनिंग देना, और जिनका मेरिट बेस्ड होता है, एग्जाम के थ्रू होता है, उनको ट्रेनिंग देना। एग्जाम वालों का तो ट्रेनिंग हो ही जाता है, इनका नहीं होता है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे सुदृढ़ीकरण होगा, कैसे मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथिंग कैसे करी जाएगी। पहला, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस देखना होगा कि सही लोगों को कैसे चुना जाए, ठीक है, कि मुखिया को कैसे चुने, ये एक सवाल है सबसे बड़ा। राजनीतिक प्रतिनिधि, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, जो लोग चुनाव लड़कर जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, जैसे सांसद हो गए, विधायक है, सरपंच, मुखिया हो गए, उनका चयन जो है ऐसी प्रक्रिया से हो जहाँ ईमानदारी और नैतिकता को महत्व मिले। अब ऐसा तो है कि नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि चुनाव होता है तो इन सबको महत्व नहीं दिया जाता है, दिया ही जाता है, हमेशा दिया जाता है, और इस पे पूरा का पूरा जोर दिया जाता है कि इस तरीके के लोग निकल के आए। लेकिन वास्तविकता आपको पता है क्या होता है, सिलेक्ट होते हैं, फिर वो भ्रष्टाचारी शुरू हो जाती है उनकी, कि जितना ज्यादा हो भर ले अपने आप। लेकिन फिर भी इंडिया में, भारत में, इंडिया में ही नहीं, हर जगह कोशिश यही रहती है कि ये प्रोसेस फॉलो हो, जिसमें ऑनेस्ट लोग आए, एथिकल लोग आए। ओके, ऑनेस्ट और एथिकल लोग ही पॉलिसी मेकिंग और चीजें जो करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, वो बेहतर करेंगे। इसी पे जोर देने की बात की जाती है। ट्रेनिंग इसकी जबरदस्त दी जाती है। 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में ट्रेनिंग इनकी इस तरीके से मजबूत नहीं होगा, इनको कम से कम 3 साल 5 साल तक लगातार जबरदस्त तरीके से इनको, कह सकते हैं कि जोर देना, एक तरीके से ब्रेन वॉश करना है इनका। किस चीज के लिए, इन सब ईमानदार बनाने के लिए, नैतिकता के लिए। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि जाओ तुम ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ, तुम फट जाओ, बम हो जाओ, इस तरीके से होता है। इसी तरीके से इनका ब्रेन वॉश करना है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनका ब्रेन वॉश करना, किस तरीके से, ट्रेनिंग के थ्रू जबरदस्त इनको ट्रेन करना, जिससे इनका ब्रेन वॉश हो जाए इन सब चीज़ों के लिए। और क्या होगा, अगर इस तरीके से ब्रेन वॉश होगा तो देश डेवलप करेगा बहुत जल्दी, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे अपना ढंग से, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया आपको कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं अपना, संवैधानिक तरीके से ये यूज, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, चुनाव वगैरह हो जाता है तो उसके बाद ना ट्रेनिंग का, इसमें तो है नहीं, मैंने बोल दिया कि ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेंथिंग, एथिकल स्ट्रेंथिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग से होगी, जो मैंने बताया है, ठीक है। आप अपना भी चीजें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर देखेंगे कोई आयोग ने, कमीशन ने, इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे कि कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी है, सेकंड याची में कोई रिकमेंडेशन है, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है देखना, लेकिन मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया, चुनाव में धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचार कम से कम इस्तेमाल हो। यदि उम्मीदवार खुद बेईमानी से चुनाव जीतेगा तो उसकी नैतिकता की उम्मीद उससे नहीं की जाएगी। कहाँ से की जाएगी, चुनाव से पहले ही आपको शराब दिया जा रहा है, एक बोतल शराब पीजिए, ठीक है, फिर आपको पैसा दिया जाएगा और आप अपने में अपना चुनाव, अपना वोट भेज देते हैं। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच करना, पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिनका आपराधिक या भ्रष्टाचार का कोई रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। अब पार्टियों पार्टियों में क्या है, देखिए इसके लिए क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो जो जो उम्मीदवार हुए होते हैं, चुनाव के लिए उठे रहते हैं, वो अपना पूरा रिकॉर्ड देते हैं। उन पर क्या FIR है, क्या FIR नहीं है, XYZ पूरा वो ब्यौरा देते हैं, और आपको मिल जाता है उसमें FIR नंबर, सारी चीजें लिखी होती है, अच्छे से लिखी होती है, डिटेल में। तो वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जनता की जागरूकता, मतदाता जागरूक हो और उम्मीदवार चुने जो नैतिक हो, न कि सिर्फ पैसे वाला या ताकतवर। क्यों इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये सारी चीजें आती है कि ये जो कैंडिडेट आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है, क्यों उसकी डिटेल दी जाती है, ताकि आप इसके बारे में पढ़े, जाने कि किस टाइप का व्यक्ति है ये, ठीक है। आपकी जागरूकता भी जरूरी है। केवल इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डाल दे इन सब की जानकारी और आप ना पढ़े और आप केवल एक भक्त बन के जाके वोट डाला है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। किसी भी पार्टी को, XYZ, आप किसी भी पार्टी के भक्त हैं तो भक्त ना बन के, एक रैशनल व्यक्ति बन के जाके आप चेक करके वोट करने जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपके लिए नहीं है, ये देश के लिए है, ये देश हित में है, ठीक है, ये देश हित की बात है। तो क्या चल रहा है, एथिकल स्ट्रेंथिंग कैसे, पहला है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है
कहते हैं नैतिक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधियों का, इस तरीके से कि स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया हो, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए, जनता भी जागरूक रहे। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़िए। गांव वाले जब मुखिया चुनते हैं तो वे सिर्फ उस व्यक्ति को न चुने जो सबसे ज्यादा पैसा बांटता है या ताकतवर है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, सबकी बात सुनता हो और गांव की भलाई के लिए काम करे, ना उसका पुराना रिकॉर्ड रखता हो, काम करने का पुराना रिकॉर्ड रखता हो। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक गांव है, गांव बनाते हैं पहले ताकि आपका दिमाग ठीक से काम करे। ठीक है, बचपन में ऐसा चित्र तो बनाया ही होगा, है ना। ये गांव है, ठीक है, ये सड़क है। चलिए मान लीजिए ये गांव है, एक विलेज है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, अब यहाँ पे दो लोग हैं। एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बाहुबल है, ठीक है, सब रिकॉर्ड खराब है इसका, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पैसा खूब है, तो उल्टीबाजी हरकतें कर सकता है, करता है। ये एक है बहुत ज्यादा नहीं है, मिडिल क्लास है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पॉलिटिक्स करना चाहता है लेकिन हेल्दी पॉलिटिक्स। ठीक है, इसको सारी प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम तो पता है लेकिन उसको सॉल्यूशन भी इसका पता है, इसका कैसे रिजॉल्व किया जाएगा सारा सब इसको पता है। इसको भी प्रॉब्लम पता है लेकिन इसको सॉल्यूशन नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी नहीं है कि कैसे इसको सॉल्यूशन इसका निकलेगा। इसको सब पता है। दो है, एक व्यक्ति एक्स है, एक व्यक्ति वाई है। ठीक है, अब इसने जो बाहुबल वाला है, इसने गांव में पूरा पैसा वैसा बंटवाया, चुनाव के टाइम में पैसा बंटवाया, शराब बंटवाया, खाने पीने की सारी चीजें वितरित करवा दी। ठीक है, मेलाफाइट तरीके से वोट लेने का तरीका इसने अपनाया। अब जनता क्या करती है? अब जनता भी दो टाइप की है, जागरूक है और एक नहीं जागरूक है। ठीक है, करके जागरूकता नहीं है। जो जागरूक नहीं है ये इसको वोट डाल देते हैं, और जो जागरूक है वो लालच में इसको वोट डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, जिसको चुन रहे हैं आप गाँव में, ये बाहुबल वाले को, आपको पता है कि वो कुछ करेगा नहीं, इसको प्रॉब्लम तो पता है लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं पता है इसको, तो पूरा आश्वस्त है इस बात से कि नहीं होगा, लेकिन आपको पैसा वैसा मिल रहा है खूब सारा, तो आप अपना वोट भेज देते हैं। ठीक है, इसको, इस बेवकूफ को। तो क्या होता है, तो आप अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना डेवलपमेंट खुद ही खराब कर लेते हैं। आपको लगता है कि 5 साल बाद के आपके मन में ये भाव बना है, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, ये प्रभाव रखता है, ये तो बाहुबल है, ये तो हीरो है, इसी को देते हैं। होता है ना गांव में कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, तो आप लोग को लगता है कि यही लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, ये मानसिकता बन जाती है कि दे दो वोट। और ये भी चुनाव में खड़ा है, मिडिल क्लास है, लेकिन इसको सारी प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन पता है, सही तरीके से सारी चीजें कर रहा है, बता रहा है, लोगों को मिल रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। वो लोग बोल रहे कि जाने दो यार, बच्चे हो तो भी गरीब हो। कोई गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, लेकिन इसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसको पता है, लेकिन इसको नहीं चुन रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि प्रभाव किसका है? पैसे का, बाहुबल का। इन्होंने, जनता ने मान लिया कि यही क्या है, राजा है, हमें ही, इन्हीं से हमको गुलाम बनना है। ठीक है, तो जनता क्या कर रही है, अपने से गुलामी चुन रही है। जनता खुद क्या कर रही है, गुलामी चुन रही है। किससे चुन रही है? जो प्रभाव रखता है। ठीक है, प्रभाव है, बाहुबल है, उनसे अपनी गुलामी चुन रहा कि हमसे आपके लिए हम आपका गुलाम बनेंगे। ठीक है, क्यों? भले आप मेरा प्रॉब्लम सोल्यूशन ना हो उसका, लेकिन हमको गुलाम बना लीजिए, पैसा दे दीजिए, ये चीजें हम आपको वोट दे देंगे। ये गांव का डेवलपमेंट रोकने वाले लोग ये नहीं है, ये जो चुनाव में खड़ा हुआ ना, ये नहीं रोक रहा है डेवलपमेंट, ये जनता खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। लाओ भाई कुल्हाड़ी, हम खुद ही मार लेते हैं पैर पे। क्या करके? एक गलत प्रतिनिधि चुन के, केवल अहम भाव में कि ये इसको नहीं देंगे, अहम भाव में कि बहुत मिडिल क्लास है, तो लग रहा होगा कि अपनी गरीबी मिटाने के लिए या मिडिल क्लास से बाहर निकल के हायर क्लास बन जाएगा इस मोड से, लेकिन इसके दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। इसको करना है क्या? जनता के लिए करना है, और डेवलपमेंट गाँव का उसको करना ही करना, इस मूड से खड़ा हुआ है। ठीक है, इंटेंशन कैसे दिखती है? जैसे कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, रियल इशू पे बात करता हो, और केवल बात ना करता हो,
उसकी वजह से चेंजेस भी आते हैं उसके बाद की वजह से, ठीक है। फिर जब चुनाव के टाइम पे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो अपने कैंडिडेट को देखिए कैसे चुन रही है, साइंटिस्ट को चुन रही है, पढ़े लिखों को चुन रही है, कि किनको चुन रही है, आपको दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। कि वो देखेंगे कि अब बहुत ज्यादा प्रभाव रखने वाले को चुन रही है केवल, बहुत ज्यादा फेमस है, या ये भी देखा जा रहा है कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, क्योंकि यही लोग जो है पॉलिसी मेकिंग डेवलपमेंट में काम आएंगे, बेहतर करेंगे। जो ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उनको चुन रही है केवल प्रभाव के लिए, बहुत ज्यादा फेमस है, हमसे वोट आएगी, तो मामला ठीक नहीं है। वो केवल जीतने, एक तरीके से कह सकते हैं एक हवस है उसके अंदर, उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या व्यक्ति के अंदर, कि हमको केवल जीतना है, जीत जाए उसके बाद जनता गया भाड़ में, इस मोड से रहता है। और क्या करेगा, पैसा बंटवाएगा, पैसा लो पैसा लो पैसा लो, अपना वोट दे दो। और जो पैसा लेके वोट दे देते हैं वो लोग परेशान रहते हैं, और बाद में ये शिकायत ना करे ये लोग, इनको ऐसे लोगों को जो पैसा लेके वोट डालते हैं ना, उनको शिकायत नहीं करना चाहिए कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने खुद ही बेच दिया अपना डेवलपमेंट, अपने हाथ से 10,000 में बेच दिया, तो नहीं करना चाहिए शिकायत, जाइए अब झूलिए उसी में। तो कहना क्या चाहते थे, गांव में दो लोग हैं, एक बाहुबल रखता है, एक पढ़ा लिखा है, दोनों चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन जनता क्या कर रही है, ये मान बैठी है कि इन्हीं से हमको गुलाम बनना है, ठीक है, कि ये हमको गुलाम बना लीजिए, आके खरीद लीजिए हमें, ठीक है। तो ये क्या है, अपना खुद का गुलामी तय कर रहे हैं, और ये जो है खुद मेहनत कर रहा है करने के लिए कि बदल दे सब कुछ, बेहतर कर दे, केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर हो। लेकिन जनता क्या देख रही है, केवल अपना आज देख रही है। ये जो जनता है उनका परिवार भी तो होगा, उनके बच्चे होंगे, तो वो उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं देख रही है। जब भी कोई पैसा लेके वोट डाल देता है, गलत प्रतिनिधि चुनता है ना, तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना देता है, मानसिक गुलामी दे देता है उसको। ये देखो, यही लोग हैं, ये प्रभाव वाले लोग हैं, इन्हीं को वोट डालना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि हम ये धर्म के हैं, हम इसको वोट देंगे, हम इस जाति के, हम इसको वोट देंगे, ठीक है। SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल है, PWD है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत ज्यादा, हम इनको वोट देंगे। तो आप क्या करते हैं, अपनी गुलामी खुद ही चुन लेते हैं, और अपने ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी गुलामी चुन लेते हैं। और फिर जब वो एरिया डेवलप नहीं करता है, पुल टूट के गिर जाता है, तो फिर शिकायत मत करिए कि पुल क्यों टूट रहा है, आपकी वजह से टूट रहा है, क्योंकि आपने गलत हरकत की। क्या गलत हरकत की है, ऐसा प्रतिनिधि चुना है बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के, बिना अवेयर हुए कि किस टाइप का है, ठीक है। पढ़ा लिखा समाज ऐसा नहीं करता है, पढ़ा लिखा समाज ढंग से व्यक्ति के बारे में जान के समझ के चुनता है। जब उसको पता चलता है कि व्यक्ति इस टाइप का है ना, इतना बुरी तरीके से, चलिए मान लीजिए गलती हो गई उनको चुनने में, पढ़े लिखों को भी हो गई, पढ़ लिख के, लेकिन इसका इंटेंशन गड़बड़ हो गया, प्रतिनिधि है, क्या करता है, जनता क्या करती है, इतने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करती है कि हालत खराब हो जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अमेरिका में, आप कहेंगे अमेरिका पढ़ा लिखा समाज है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चुना, ठीक है, अमेरिका पढ़ा लिखा समाज है, चलिए ठीक है, डोनाल्ड को चुन लिया, अब मान लीजिए इनसे गलती हो गई, ठीक है, यहाँ की जनता से गलती हो गई, ये क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करती है यहाँ की जनता डोनाल्ड ट्रंप को। आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, लग रहा वीडियोस अगर वायरल हुए हैं बहुत सारे, आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया गया, एपिस्टीन फाइल में जो एपिस्टीन है उसके साथ उसका टाइटैनिक वाला पोज लगा दिया है ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए। और जनता रोड पे क्या करती है, डोनाल्ड ट्रंप का वो एक पुतला बना के उसको, उसका पैंट हल्का हल्का सरका के, उस सर मतलब नीचे करके सरका के ऐसा जुलूस निकालती है, और उसके पिछवाड़े पे 2-2 लाख पड़ता है। ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। ये क्रिटिसाइज करती है बहुत बुरी तरीके से, क्यों, क्योंकि ये जनता ही जानती है, अपने राइट्स जानती है अच्छे से, कि अगर हमने गलत प्रतिनिधि चुना है तो हमारे पास राइट्स भी हैं इस तरीके का कि हम उनका क्रिटिसाइज करें। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपने मान लीजिए प्रतिनिधि चुन भी लिया, गलत प्रतिनिधि चुन लिया, तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते हैं, क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते अपने जिसको प्रतिनिधि को चुना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बचते हैं, भक्त। भक्त मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी सेंस के नहीं, हर पार्टी के भक्त, ये भक्त बैठे हैं। जनता क्या है, इनको भी भक्त नहीं बनना था, लेकिन ये भी भक्त बने बैठे हैं। क्रिटिसाइज कौन करेगा, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो पॉलिटिक्स कर ही रही है, जनता आपस में पॉलिटिक्स में लगे हुए। इनको क्या करना था, अवेयर रहना था अपने अधिकारों के बारे में,
जब भी कुछ गड़बड़ होती है इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज को। ये आपस में ही पॉलिटिक्स में लग गए, एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल गया। ठीक है, ड्यूल ड्यूल बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है, ड्यूल पॉलिटिक्स, एक जनता के बीच में, एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लगे हुए हैं आपस में ही। तो क्या होगा, फिर पुल गिरेंगे, रोड पे जो रूल्स बने, ड्राइविंग रूल्स बने हुए उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। फिर कहीं रोड पे सर फटा हुआ मिलेगा तो फिर चिल्लाएंगे कि मेरा सर क्यों फट गया, इसीलिए फट गया। पॉलिटिकल स्ट्रेंथिंग कैसे होगा, चयन प्रक्रिया से। चयन प्रक्रिया में क्या देखा जाएगा कि राजनीतिक पार्टी को कैसे चुनना है, कि एक स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया हो, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए, जनता की जागरूकता हो और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक उदाहरण दिया गांव का, समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या है, ये संस्थाएं रिपोर्ट देती हैं समय समय पर। ठीक है, ये चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के आंकड़े उजागर करती है। एडीआर क्या करती है, जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड की रिपोर्ट देगी। बेसिकली इसका काम है रिपोर्ट देना, ताकि आपको पता चले कि किसकी जो कैंडिडेट हैं उनकी छवि कैसी है। अब देखिए सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्वेंट को कैसे चुना जाए। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि प्रतिनिधि को चुनने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है, मतलब कि ऐसा प्रोसेस हो कि जो प्रतिनिधि चुना जाए वो एथिकल हो और उसकी एथिकल स्ट्रेंथिंग की जाए, तो ट्रेनिंग के जरिए। लेकिन अब क्या करना है, वो सिविल सर्वेंट चुना, हमने क्या चुना, प्रतिनिधि देख लिया प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अब सिविल सर्वेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। देखिए, जो लोग सरकार में स्थायी रूप से काम करते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी या पटवारी, उनका चयन पूरी तरह से योग्यता, निष्पक्षता और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो होता ही है। नैतिक सुदृढ़ीकरण कैसे करें, ठीक है, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, परीक्षा होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, होता है पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के या भ्रष्टाचार के। अच्छी बातें जो सोच सकते हैं। नैतिकता परीक्षण, चयन के दौरान उम्मीदवारों की नैतिक सोच और ईमानदारी का आकलन किया जाए। यूपीएससी में एथिक्स का पेपर इंक्लूड किया गया है। एथिक्स का पेपर इंक्लूड किया गया क्यों, क्योंकि आप 3-4 महीना पढ़ें, फेल हो जाए फिर से पढ़ें, फेल हो जाए फिर से पढ़ें और पढ़ते रहें। ठीक है, आपका एथिकल स्ट्रेंथिंग होगा। योग्यता पर जोर, चयन में मेरिट ही एकमात्र मानदंड हो, ना कोई अन्य प्रभाव। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। तो क्या हो गया, प्रतिनिधि का हो गया, नीचे पटवारी है, आईएएस है, आईपीएस है, इनका हो गया कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जब सरकार गांव के लिए पटवारी चुनती है तो उसे सिर्फ वही व्यक्ति नहीं चुनना चाहिए जिसकी ऊपर तक पहुंच हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। ठीक है, मतलब एजुकेटेड लोग चाहिए, जो शुरू में बताया कि एजुकेटेड लोग ही पॉलिसी मेकिंग बेहतर करेंगे। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बहुत ज्यादा एरिया के बारे में जानता है, उसका थिंकिंग लेवल जो है या थिंकिंग प्रोसेस बहुत सारे एरिया में घूमता है। ठीक है, वाइड है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, उसका पॉलिसी मेकिंग जबरदस्त होगा, बेहतर सोच पाएगा, बेहतर आपको सोल्यूशन देगा। अब एथिकल स्ट्रेंथिंग में कैसा, प्रशिक्षण प्रणाली, ट्रेनिंग सिस्टम, उन्हें सही रास्ता दिखाना या सिखाना। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधि यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके लिए मुखिया को कैसे प्रशिक्षित करें। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों, नैतिक आचरण और सार्वजनिक धन के सही उपयोग और हितों के टकराव से बचने के बारे में शिक्षित करें। बेसिकली क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। सिलेक्शन के बाद या चुनाव जीतने के बाद उनकी ट्रेनिंग कहीं दिखती है, दूर दूर तक नहीं दिखती है, दूर दूर तक ट्रेनिंग का कोई नामो निशान नहीं है। तो चयन होने के बाद उनकी ट्रेनिंग करानी जरूरी है, समझाना जरूरी है। ठीक है, जब उनके हाथ में थोड़ा किताब उताब आएगा ना तो अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे करें, नैतिक आचार संहिता, उनके लिए एक स्पष्ट आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट हो, उसका पालन कराया जाए। ठीक है, जवाबदेहिता पर जोर, प्रशिक्षण में जनता के प्रति उनकी जवाबदेही पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, भारत में सांसदों विधायकों, एग्जाम्पल के लिए, भारत में सांसदों विधायकों के लिए विधायी निकायों, लेजिस्लेटिव बॉडीज द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कार्यशालाएं, वर्कशॉप उन्हें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करती है। ठीक है, ये होना चाहिए आपके प्रतिनिधि के लिए, तो बेहतर होगा। सिविल सर्वेंट्स के लिए तो है ही, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए है। जैसे पटवारी को कैसे शिक्षित करें, पटवारी मतलब ये बोलने की कोशिश करें कि सिविल सर्वेंट को कैसे करें। ठीक है, क्या मतलब इसका कि सिविल सेवकों के लिए उनकी सेवा के दौरान
नैतिक मूल्यों, सार्वजनिक सेवा नैतिकता, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और ईमानदारी से निर्णय लेने पर प्रशिक्षित किया जाए लगातार। कैसे करेंगे? एथिक्स मॉड्यूल उनके प्रशिक्षण अकादमियों में, जैसे लबादना में UPIS में नैतिक और ईमानदारी पर विशेष मॉड्यूल केस स्टडी शामिल हो। भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार के खतरों और उससे निपटने के तरीकों पर नियमित प्रशिक्षण हो। लोक सेवा की भावना, उनमें जनता के सेवक होने की भावना को मजबूत किया जाए। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ सब होता है। इससे इससे भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग होती है। बस ये जो प्रतिनिधियों का मामला है बस उसी में थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन ये सब है। तो फिर आपको लग रहा होगा फिर क्यों लोग ऐसे हो रहे हैं, कि ये सब होने के बाद भी क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, ये सब है, ट्रेनिंग है, सारा प्रोसेस है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा असमानता है। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं। इसकी क्या बताता है कि कुछ के पास भारत की अधिकांश संपत्ति है और अधिकांश लोगों के पास भारत की कुछ कुछ संपत्ति है। इस तरीके की रिपोर्ट देता है। जब ये खाई दिखती है, एक के पास इतना, एक के पास इतना, एक के पास बहुत ज्यादा, तो ये जो खाई है, ये खाई देखते हुए लोगों के अंदर, इन लोगों के अंदर क्या आता है? लालच। लालच आ जाएगा। तो आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दें इनको, लालच आएगा। तो कोशिश भी करेंगे, कुछ तो होगा कि जॉब क्विट करेंगे। जैसे मान लीजिए IAS है तो जॉब क्विट करके बिजनेस में आएंगे। ये हेल्दी तरीका है अपने लालच को फुलफिल करने का, कि बिजनेस में आके मेहनत करेंगे, कि हमको पैसा कमाना है तो हम मेहनत करेंगे, हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। अब देखिए, कुछ सर्विस में रहते हुए क्या करते हैं? रिश्वत की तरफ बढ़ते हैं। फिर यही दिक्कत आती है। क्या है ये खाई है, ये जो खाई बनी हुई है ना, ये सबको, अब ये लोग यहाँ से यहाँ तो नहीं आएंगे। ये लोग जिनके पास नहीं है वो यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उसी प्रोसेस में कुछ लोग दो रास्ता चुनते हैं, एक तो जॉब क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उससे मेहनत करके बनना चाहते हैं। ये तरीका ठीक है, मेहनत करेंगे। अब इसको फुलफिल करने के लिए कुछ लोग इस रास्ते को, जॉब में रहते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत को, गलत हरकत करना, यही गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये मेन कारण यही है। ये जो खाई है, ये जो खाई है, इसी को फुलफिल करने के लिए ये दो तरीके अपनाते हैं। जॉब में है, एक तो जॉब में है तो क्या है, इसको फुलफिल करने के लिए अपनी इच्छा बहुत ज्यादा आ गई है, लालच है, तो एक तो बिजनेस करेंगे, उससे उभरेंगे। दूसरा क्या है, रिश्वत ले लें। तो सर्विस में आके सोचते हैं कि बैग भर भर के पैसा उठा लेंगे। इससे क्या होगा, दो चीजें गायब जाएंगी। एक तो मान लीजिए रिश्वत ले रहे हैं, भर भर के पैसा ले रहे हैं, क्या होगा? पहली चीज क्या खोएंगे? आत्मसम्मान गया। दूसरा आरोप क्या है? भ्रष्ट हो चुके हैं। नैतिक आचरण गया आपका, किसी लायक नहीं। अब फिर आईने में अपनी शक्ल देख के अपने आप को ईमानदार नहीं बोल पाएंगे कि हम क्या थे, क्या हो गए। ठीक है, तो ये सब जाएगा, आत्मसम्मान जाएगा, भ्रष्ट हो गए हैं, नैतिक आचरण खराब हो चुका है, एक तरीके से फालतू आदमी हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। ये क्या है? जॉब में रहते हुए रिश्वत लेके अमीर बनने की कोशिश करना। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? वायरल होते हैं। दूसरा क्या है? एक मेहनती बिजनेसमैन बनना। बिजनेसमैन बन गया तो इसने क्या किया? खूब सारा मेहनत किया। इसने क्या किया? इसका नैतिक आचरण नहीं गिरा, बस ये था कि इसको अमीर बनना है। अब वो जॉब से नहीं होगा, जॉब से हटना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जॉब से हट के उसने किया, मेहनत की, बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक, इससे खूब सारा पैसा कमाया। ना इसका नैतिक आचरण गिरा, ना इसका आत्मसम्मान गिरा, बल्कि और मजबूत होता चला गया और बेहतर किया। आपने तो नौकरी, अपने तो मेहनत करके बना ही, दूसरों को भी जॉब दिया। ठीक है, तो ऐसा बनना था, लेकिन क्या बन गए? चोर बन गए। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। ठीक है, वो जो खाई बना बना रखा है ना, बस उसी खाई को या भरने के लिए, या फिर लालच जब मन में आता है कि हम यहाँ तक हमको पहुंचना है, अब हम कुछ भी करेंगे, कोई भी रास्ता अपना लेंगे, कोई किसी के साथ कुछ भी हो जाए, हमसे क्या मतलब, हमको तो बस वहां पहुंचना है। ऐसे कहीं इसी हवस के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। एक समय के बाद हर तरीके से भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर चिल्लाते हैं। UPSC में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबाजना और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सिविल सेवकों को नैतिकता, अखंडता, सार्वजनिक सेवा के मूल्यों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, दिया ही जाता है। लबादना में ट्रेनिंग होती है UPSC का, IAS वालों का। ठीक है, खूब सारा महंगा महंगा खर्च होता है इनके ऊपर, इसका टैक्स के पैसों का।
आपके टैक्स के पैसों का खूब खर्चा होता है। फिर खबर क्या आ जाती है कि पकड़े गए, 10 लाख का लेते हुए जुर्माना पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, 20 लाख का, कोई करोड़ों का। क्यों? वो खाई याद करिए, हमको ज़्यादा चाहिए, हम कुछ भी करेंगे, उसी में भ्रष्ट हो जाते हैं। अब कुछ रिपोर्ट है जैसे ग्लोबल न्यूज़ में वर्ल्ड बैंक और यूएन ओडीसी की रिपोर्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या करेंगे आप? गूगल करेंगे, कुछ चीज़ें अपने से भी करेंगे, गूगल रिपोर्ट, गूगल करके इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है कि एथिकल वैल्यूज वाइल वर्किंग, यानी काम करते समय भी एथिकल वैल्यूज को कैसे बनाएं। एक होता है तैयारी करी, सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजरे, ट्रेनिंग हुई, सब चीज़ों में एथिकल रहे, ठीक है। अब ग्राउंड पे है, अब ग्राउंड पे भ्रष्ट होने का चांस है, तो ग्राउंड पे काम करते हुए कैसे एथिकल रहे, ठीक है, उसी की बात चल रही है। क्या है? यह सुनिश्चित करना कि काम करते समय भी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें। यही बात है। कैसे करें? सख्त आचार संहिता और आचरण के नियम, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में और कार्यस्थल पर स्पष्ट आचार संहिता, आचरण नियम हो जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है। आपको क्या लगता है ये नहीं होगा? है, हर जगह है। स्वतंत्र निगरानी निकाय, भ्रष्टाचार या कदाचार, मिसकंडक्ट की जांच के लिए स्वतंत्र निकाय जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नहीं है? है, ये भी है हमारे पास। शिकायत निवारण प्रणाली, नागरिकों और कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण की शिकायत करने के लिए आसान सुरक्षित तरीके हो जैसे विसल ब्लोअर संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं है? ये भी है, सब है, इसका भी है। पारदर्शिता, निर्णयों और प्रक्रियाओं में खुलापन हो जैसे आरटीआई, ताकि जनता की निगरानी कर सके, ये भी है। जवाबदेही, हर स्तर पर जवाबदेही तय हो और गलत काम करने वालों को सजा मिले, ये भी है। नैतिक नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, मुखिया जब नया कुआं खुदवाता है तो वह सही ठेकेदार चुनता है, पैसों का हिसाब सबको दिखाता है और खुद कोई कमीशन नहीं लेता। अगर पटवारी को कोई भी रिश्वत न देने की कोशिश करता है तो वो फौरन मना कर देता है और शिकायत करता है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे दंड मिलता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए, लाइन टू लाइन पढ़ा ना। कि जो शीर्ष पे बैठा हुआ है, एक बार देखिए ढंग से, जो शीर्ष पे बैठा हुआ है, मान लीजिए पीएम ऑफिस है, पीएमओ शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है। अब नीचे क्या है? बहुत सारे काम करने वाले लोग, और फिर एक और लेयर लीजिए, यहाँ पे भी काम करने वाले लोग, फिर यहाँ पे पकड़ लीजिए आपके दादा नानी मम्मी पापा काम करने वाले लोग। यहाँ भ्रष्ट आदमी बैठा हुआ है। अगर यहाँ भ्रष्ट बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? भ्रष्टाचार के प्रति इसका आचरण बहुत बढ़िया होगा कि हम कर रहे हैं तुम भी करो, डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? ये चेन यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, एक और पकड़िए, यहाँ आएगी, फिर ये चेन आपके मम्मी पापा के पास आएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। फिर आप पूछेंगे, फिर आपके घर में ये लोग बैठे हुए बात करेंगे कि यार भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, नहीं होना चाहिए। कर कौन रहा है? यहाँ पे जो बैठा है ये भी किसी घर का सदस्य है, यहाँ बैठा है ये भी किसी के घर का सदस्य है, ये भी आपके घर के लोग हैं, तो कर कौन रहा है? जवाब है इसका, ये पूरी चेन बनी हुई है, पूरी चेन। कर कौन रहा है ये सब? हम ही आप लोग कर रहे हैं। और फिर सवाल क्या है? मुंह में बांध दबाते हुए बोलते हैं अरे अरे अरे, नहीं नहीं भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, लेकिन कर कौन रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ये जो भ्रष्ट आचरण करते हैं आप, भ्रष्ट आचरण क्या होता है? इससे दो सिचुएशन पकड़ते हैं इसका, एक बॉर्डर पे भ्रष्टाचार, एक देश के अंदर, ठीक है। देश के अंदर होगा, एक देश के अंदर चल रहा है, एक क्या है? बॉर्डर पर हो रहा है। कहाँ बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? देश के बॉर्डर पे, देश। अब देखिए यहाँ पे सिटीजन है, यहाँ पे मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है। कर्मचारी कौन? मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला हो गया, मेडिकल का कोई हो गया, पुलिस, मेडिकल, पानी जल विभाग का कोई हो गया, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में एक एक कर्मचारी लगे हुए, ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी है। अब ये क्या कर रहे हैं? सिटीजन जा रहा है, यहाँ गया, इसके साथ बदतमीजी हुई, एक यहाँ गया, इसके साथ बदतमीजी हुई, यहाँ गया, इसके साथ बदतमीजी हुई, सब जगह पैसा मांगा गया, बदतमीजी करेगी, पैसा मांगा गया, बदतमीजी करेगी, पैसा मांगा गया, बदतमीजी करेगी, ठीक है। सिटीजन को तंग किया जा रहा है, पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, शोषण कर दो इसका।
मार दो इन लोगों को, ठीक है। आपस में ही एक सिटीजन, ये भी सिटीजन है लेकिन ये गवर्नमेंट का पार्ट बना हुआ है, शोषण कर रहा है इसका, सिटीजन का, जबरदस्त तरीके से। इतना नुकसान कर दो इसका कि घर में के इसके रोटी भी नसीब हो, ठीक है। मान लीजिए एक सिटीजन जो है, मान लीजिए एक सिटीजन जो है 4 रोटी कमाने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग हैं, 4 रोटी कमाने की एक आदमी क्षमता रखता है, वो अपने घर में कमा के जा रहा है, 4 रोटी खाएगा, एक रोटी ये खाएंगे, एक रोटी ये खाएंगे, एक रोटी ये खाएंगे, एक रोटी ये खाएंगे। बीच में ही वो एक आ जाता है भ्रष्ट आदमी, देश के अंदर वाला। तो ये क्या करता है, जो कमाने वाला है, ये पहुंच के उसकी 3 रोटियां चुरा लेता है। 3 रोटियां चुरा लेना मतलब इसकी सैलरी है। मान लीजिए कोई दिहाड़ी मजदूर है जो 500 रुपया कमाता है, अब कोई मान लीजिए पुलिस वाला जो कर्मचारी है, या मेडिकल का, या फिर जल विभाग का, इसको वही समस्या हुई मेडिकल में या फिर पुलिस से कि इनके पास जाएंगे, मैं समस्या सुलझ जाएगी। अब सिटीजन गया, अब पुलिस वाले ने मान लीजिए इनके 4 रोटी में से 3 रोटी चुरा लिया, मतलब 500 रुपया कमा रहा है तो 400 रुपया छीन लिया उसका, उसके बाद 100 रुपया बचा। तो जो ये 4 रोटी बनना था उसके घर में, चूल्हे में जलना था कि रात को 4 रोटी बन जाएगा तो खा लेंगे, तो क्या हुआ, ये 3 रोटी तो चोरी हो गई। अब ये 1 रोटी बची हुई है, अब इसको 4 टुकड़ों में बांटिए, 4 टुकड़ों में बांटिए, एक एक को दे दीजिए, एक एक को दे दीजिए, पेट भरेगा इनका। मान लीजिए किसी दिहाड़ी मजदूर है, 500 रुपया कमा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं इसके, 2 बच्चे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में, और उसकी फीस मान लीजिए 50 रुपया 80 रुपया जो भी रखते हैं लोग हाइपोथेटिकली। अब ये 500 में से 400 किसी ने मार लिया इसके, किसी डिपार्टमेंट वाले ने, अब इसके पास 100 रुपया बचा है। अब इस 100 रुपये में बच्चों की फीस भरेगा, उनको खिलाएगा, क्या करेगा। जब भी कोई रिश्वत ले लेता है या भ्रष्टाचार छीन लेता है ना, तो किसी के घर में कोई बच्चा होता है, हो सकता है उसके बच्चे, आप उनको किन किन चीजों से वंचित करते हैं पता है, आप उनकी फीस छीनते हैं, आप उनका खाना छीनते हैं, ठीक है, फीस छीन लिया, खाना छीन लिया, आप इनको किस चीज पे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मेन स्ट्रीम से बाहर ढकेल देते हैं। क्या हो सकता था इन बच्चों में, ये बच्चे जो है कल को हो सकता था कोई बेहतर डॉक्टर, बेहतर वकील, बेहतर जर्नलिस्ट, बेहतर सिटीजन बनता, कुछ तो बनता, बेहतर करता, डेवलपमेंट के लिए काम करता। आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि भ्रष्ट करो, छीन लो। इसके अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाता है इन बच्चों के अंदर, एक हीन भावना बनने लगती है कि हम किस देश में रहते हैं, एक नफरत बनने लगती है अपने देश के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये कर रहे होते हैं एक तरीके से, जो ये हरकतें कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है, ये देशद्रोही टाइप के लोग। भ्रष्टाचार को देशद्रोह नहीं घोषित किया गया है कहीं भी, लेकिन अगर कर दिया जाए तो मान लीजिए ये भारत है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, कौन बहुत सारे देश हैं, इनके आधे से अधिक सिटीजन सभी ना, सब के सब चले जाएंगे कहाँ, जेल में, जेल कम पड़ जाएगा। और जब भी किसी देश में भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, तो देश को भी नुकसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, करप्शन इंडेक्स, ये सारी चीजें आती है ना। और जब उसमें रैंकिंग होती है देशों की, जब देशों की रैंकिंग होती है कि इतना रैंक हुआ, दूसरा रैंक हुआ, तीसरा रैंक हुआ, चौथा रैंक हुआ, ये रैंक आती है, तो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी नजर होती है इन सब इंडेक्सेस पे कि किस देश को कौन सी रैंक मिली है। वो क्या करते हैं, इस आधार पे फंड करते हैं कि आपका देश की रैंकिंग इस मामले में काफी अच्छी है, भ्रष्टाचार के मामले में, कि आपके यहाँ लेस भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज्यादा करप्शन है नहीं, हम आपको फंड करेंगे। किस लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई भी रिडक्शन करना है, गरीबी रिडक्शन करना है, तो उसके लिए हम आपको फंड करेंगे। जब आपका करप्शन इंडेक्स में रैंक बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया मतलब कि आपने बहुत बढ़िया से करप्शन किया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फंड देने से हिचकिचाती है। क्यों देने से हिचकिचाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम आपने आपका देश इतना भ्रष्ट है, अगर हमने आपको इंटरनेशनल फंड दे दिया, मतलब फंड कर दिया, तो ये ना हो कि हमने जो फंड दिया वो खा पी के आप रास्ते में उड़ा दे, जिस चीज के लिए हमने भेजा था उसके लिए इस्तेमाल ही ना हो। इसीलिए कहाँ किस किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है भ्रष्टाचार करने से, एक तो सिटीजन के लेवल पे देख ही रहे, सिटीजन के लेवल पे क्या हो रहा है, उनके बच्चे, और कुछ सिटीजन जो कमा रहा है उसका दिक्कत। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, रैंकिंग खराब हो रही है, रैंकिंग खराब हो रही है तो क्या हो रहा है, देश का नाम खराब हो रहा है कि ये देश भ्रष्ट है। और क्या होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पैसा नहीं देंगे, किस चीज के लिए, फंड नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं करेंगे हमें, तो हमारा देश क्या होगा, और ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। समझ में आया।
कि एक हरकत से क्या क्या हो रहा है, एक पूरी चेन है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब हो जाएगी अगर इस तरीके से हो रहा है। फंड नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहें, हम लोन लेने जाएं तो हमें देंगे नहीं, क्योंकि हम क्यों क्या सोचेंगे, हम आपको लोन दिया, आपने खा पी के उड़ा दिया। तो इस वजह से भ्रष्टाचार बुरा है हर लेवल पे। ठीक है, आपके घर में दादा दादी पापा मम्मी या फिर कोई भी कर रहा है तो केवल वो इसी लेवल पे सोचता है। अपने इस लेवल पे हमें सोचना कहाँ है, यहाँ पे इस लेवल पे सोचना है। इन सब जब इतना होलिस्टिक तरीके से सब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में भ्रष्टाचार कितना बुरा है। अब यूपीएससी में ये सब आपको बताया जाता है, सब कुछ अच्छे से बताया जा रहा है कि देखिए ये इस लेवल पे है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपके दिमाग का चेतना थोड़ा सा खुल जाए कि देखिए आप करेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, देश का नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा, जो बच्चे होंगे वो वंचित हो जाएंगे, किन किन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे, खाना पानी से, फीस से। अब उनको गरीबी क्यों ढकेल रहे हैं, जाओ गरीबी में मरो। आप केवल स्वार्थियों के अपने बारे में सोच रहे हैं। और जब कैमरा सामने आता है मीडिया के सामने तो क्या होता है, आप हीरो बनने लगते हैं कि अरे हमसे बढ़िया व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, आइए हमारी तस्वीर खींचिए। ठीक है, इस मूड में रहते हैं। ये है ब्यूरोक्रेसी की हालत। और फिर मीडिया भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था, अगर मीडिया दो कौड़ी की हरकत करने लगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट को फीडबैक नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को फीडबैक नहीं मिलेगा तो पॉलिसी मेकिंग बेहतर नहीं होगी। पूरा चेन है एक। ठीक है, अब ये था सिटीजन के लेवल पे समझना। अभी हम क्या समझेंगे बॉर्डर के लेवल पे। अभी तुलना करेंगे बॉर्डर वाला, देश के अंदर हो गया। अब देखिए बॉर्डर पे भ्रष्टाचार होगा तो क्या होएगा, इफेक्ट पड़ेगा सिटीजन्स पे ही। ठीक है, मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये हमारा देश है, ये हमारा भारत देश है। एक सेकंड, चित्र बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा भारत देश है, ठीक। चलिए बन गया, थोड़ा और बेहतर तरीके से बना देते हैं। चलिए हो गया, ये भारत देश है, ये बॉर्डर है। अब यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, कौन लोग? सोल्जर्स की बात नहीं हो रही, कुछ होते ही अंदर के लोग ही है जो डिपार्टमेंट में रहते हैं, कनेक्शन होता है इनका इधर उधर सब जगह से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने इस लेवल पे भ्रष्टाचार कर दिया, बाहर से कुछ लोगों को इंटर करवा दिया अंदर, और वहां के लोगों ने, बाहर के लोगों ने यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, क्यों भ्रष्टाचार किया? इससे क्या हुआ, सिटीजन के लोगों को नुकसान पहुंचा। तो क्या होगा, ये इस लेवल पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? देशद्रोह। बोलते हैं कि देशद्रोही है, इसने देशद्रोह किया है। इस व्यक्ति ने, अंदर के व्यक्ति ने ही, डिपार्टमेंट के किसी ने बाहर के व्यक्तियों से पैसा लेके उनको अंदर भेजा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को किसको नुकसान पहुंचा है? सिटीजन्स को पहुंचा, तो सिटीजन्स को ही नुकसान है। ठीक है, अब अंतर देखिए, अंदर बाहर दोनों। ये देश के अंदर वाली बात है, देश के अंदर यह है बॉर्डर पे, यहाँ पे ये सिटीजन है, यहाँ पे भी सिटीजन ही है। बाहर से आके कोई व्यक्ति यहाँ के लोगों को तंग कर दिया, परेशान, मतलब किसी तरह से नुकसान, मर गए, नुकसान पहुंचाया, मर गए। अंदर के लोगों ने ही आपस में ही, जो भ्रष्ट आदमी है, इन लोगों को परेशान किया, इनको मार दिया। मरे तो सिटीजन ही, नुकसान तो सिटीजन को ही हुआ। हुआ क्या है, एक बॉर्डर पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे भ्रष्ट आचरण हुआ है, एक देश के अंदर भ्रष्ट आचरण हुआ। मर कौन रहा है? सिटीजन। यहाँ पे मरा कौन? सिटीजन। यहाँ पे देशद्रोह लगता है, यहाँ पे देशद्रोह नहीं लगता है, यहाँ पे कोई और कानून लगता है। लेकिन आप नॉर्मल कंडीशन में सोचिए, अपने आप से पूछिए कि ये भी तो देशद्रोही वाला हरकतें किया, लेकिन इसके लिए देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। ये भी देशद्रोही ही है एक तरीके का। इसकी वजह से नाम खराब हो रहा है देश का, देश को फंड नहीं मिल रहा है बाहर से, और बच्चे गरीबी में धकेले जा रहे हैं। तो ये भी देशद्रोही है। इंडिविजुअल के लेवल पे अपने हिसाब से सोच लीजिए, ये भी देशद्रोही, ये देशद्रोह तो है ही पूरी तरीके से। ठीक है, यही समझाना था। क्या समझाना था? कि भ्रष्टाचार करने से किस किस लेवल पे नुकसान होता है, और बहुत बुरी तरीके से हो जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, भारत में लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सूचना का अधिकार, आरटीआई, ऐसे अधिनियम क्या है, तंत्र क्या है? एक कार्यरत अधिकारियों और प्रतिनिधियों को नैतिक बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तो बोलते हैं ना कि नैतिक रहने के लिए प्रेरित करते हैं, डर है ये, इसको डर बोलते हैं कि हम भ्रष्ट आचरण करेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे तो ये लोग आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई ईमानदार टाइप का आ गया तो हमको छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा। ठीक है, ये डर है एक तरीके का। लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीसी, आरटीआई, ये सब अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए क्या है कि नैतिक बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं।
असली कारण क्या है? डर भरा हुआ है। ठीक है, कि अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो जाएंगे, और अनैतिक आचरण पर लगाम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है? वर्क कल्चर। वर्क कल्चर क्या, यानी दफ्तर में, जहाँ पे आप ऑफिस में, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, क्या किस लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़ते पढ़ते भूल मत जाइएगा कि चल क्या रहा था। एथिकल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, एथिकल स्ट्रेंथनिंग, कि हम नैतिक कैसे बने, इसको मजबूती कैसे दें। ठीक है, तो कैसा है वर्क कल्चर, कैसा है ऑफिस का वर्क कल्चर, जहाँ पे आप काम करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, क्या क्या शामिल होगा इसमें? देखिए, वैल्यूज, नियम और प्रथाएं, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, आपसी व्यवहार, इंटरेक्शन, काम करने के प्रति नजरिया। देखिए, वैल्यूज मतलब क्या है कि क्या ईमानदारी, कड़ी मेहनत या टीम वर्क को महत्व दिया जाता है, टीम बना के काम किया जाता है, या कोई इस मूड में तो नहीं है कि हम अकेले ही सब देख लेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, नार्सिज्म से भरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, वैसा तो नहीं है। तो रूल्स और प्रैक्टिसेस, क्या लोग समय पर दफ्तर आते हैं, फाइलें प्रोसेस हो रही हैं, कैसे प्रोसेस हो रही हैं, टाइम है ऑफिस का 9 बजे आने का, आ रहे हैं 9:30 बजे, ऐसा तो नहीं है। इंटरेक्शन कैसे है, बॉस कर्मचारियों की बात सुनते हैं, क्या लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्पिंग हेल्पिंग नेचर के हैं कि नहीं एक दूसरे से, बॉस कैसे बात करता है, ऐसा तो नहीं है बॉस अपने आप को लाट साहब समझ लिया है, कर्मचारियों को नौकर। यहाँ पे जो कर्मचारी है इसको बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के बदले इनको पैसा दे रहा है। अगर बॉस के मन में ये जा रहा है कि सब हमारे नौकर हैं, ये गड़बड़ है, ये नेचर, ये थॉट गड़बड़ है कि नौकर है। नौकर नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर है केवल। आप हमको पैसा दे रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सिंपल इतना ही है। ये समझ ले अपने आपको लाट साहब, तो वर्क कल्चर गड़बड़ है। ठीक है, काम करने के प्रति नजरिया, एटीट्यूड टू वर्क, क्या लोग सिर्फ ऑफिस में समय काट रहे हैं या दिल से भी काम कर रहे हैं, मतलब काम मन लग के कर रहे हैं कि नहीं, काम उनको खुशी मिल रही है कि नहीं। अगर ऐसा है तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, कि जबरदस्ती अपने आपको ढकेले जा रहे हैं। ठीक है, और कैसे एथिकल स्ट्रेंथिंग होगी? वार्षिक मूल्यांकन, एनुअल असेसमेंट करना, मतलब साल भर में जो लेखा जोखा जो काम हम किया है, ठीक है, उसको असेस करना किसी भी तरीके से। क्या शामिल है? लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, प्रदर्शन की जांच, परफॉर्मेंस रिव्यू, ताकत और कमजोरियां, भविष्य की योजना। एक एक लाइन में पढ़ लेंगे, फिर हम तो समझाएंगे। साल की शुरुआत में क्या लक्ष्य तय किए, लक्ष्य निर्धारण, उन लक्ष्यों को कितना हासिल किया। ठीक है, व्यक्ति या टीम ने कहा अच्छा किया, कहाँ सुधार की जरूरत है। फ्यूचर प्लानिंग, अगले साल के लिए क्या लक्ष्य है। अब देखिए, इसको ढंग से समझिए, इंडिविजुअल लेवल पे समझाएंगे, फिर धीरे धीरे देश के लेवल पे लेके जाएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, ठीक है, ये घर है, ये रास्ता है, ये बाढ़ बना हुआ है, ये परिवार है। ठीक है, अब इस परिवार में क्या रहते हैं? मम्मी है, पापा है, पापा है, ठीक है, ये बच्चे हैं 2। अब देखिए, मान लीजिए बच्चा है 18 साल का, ये बेटी है, बेटा बेटी ले लेते हैं, एक बेटी है, बेटा है। अब ये दोनों 18 के हैं, ट्विंस है, मान लीजिए 18 के हैं। अब जिम्मेदारी क्या है कि ये बच्चे ने, इन दोनों बच्चियों ने, बच्चियों ने 1 साल में अपने जीवन में क्या बेहतर करने के लिए इन्होंने कुछ किया भी कि नहीं किया, इनकी जांच करना। कि आके मम्मी पापा सवाल पूछे इनसे, अगर जागरूक मम्मी पापा हैं तो, कि बच्चे 1 साल हुआ है, ठीक है, अब 18 के हो गए हो, 1 साल हुआ है। अब 1 साल के अंदर में आपने कोई नई स्किल सीखी कि नहीं सीखी, आपने क्या क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है वो आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सबका रिव्यू करना अपने बच्चे के लेवल, परिवार के लेवल पे। अपने बच्चे से पूछना कि बेटे बेटी, ये 1 साल, आपने 18 साल के हो गए, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, अब आप 18 के हो, अब आप 18 से 19 के हो चुके हो, अब ये 18 से 19 होने के बीच में आपने कोई नई स्किल सीखी कि नहीं सीखी, आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं आउटडेटेड तो नहीं हो गया है, आने वाले भविष्य के अकॉर्डिंग ये ठीक से है कि नहीं है, आपके काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ये इन 1 सालों में रिव्यू करना। इस काम किसका है, ये करना मम्मी पापा का। चलिए मान लीजिए 18 से 19 होने के बीच में ये सब असेस किया है माता पिता ने। अब आता है 19 से 20, अब ये 19 से 20 के हो गए। अब इन 19 से 20 के बीच में इन्होंने क्या सीखा, क्या क्या किया, इनसे एक जगह बैठा के पूछना। ये मम्मी पापा बैठ गए हैं, बच्चे हैं, अब इनसे पूछा जा रहा है, क्या कर रहा है, ये जो पूछा जा रहा है मम्मी पापा के द्वारा अपने बच्चों से, ये रिव्यू कर रहे हैं उनको। ये 1 साल में अगर जागरूक मम्मी पापा है तो, अवेयर है इन सब चीजों से, तो ये घरों में होता नहीं है। यही दिक्कत है, बच्चों से पूछना कि आपने कोई नई स्किल सीखी कि नहीं सीखी, जो पढ़ रहे हैं आगे काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है, पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, किस चीज में लग रहा है, जिस चीज में लग रहा है वही करवाते हैं आपसे।
ये होता है रिव्यू करना, ठीक है, घरों के लेवल पे, बच्चों के लेवल पे। किसका काम है ये? माता पिता का, कि हर चीज रिव्यू करना, उनका आचरण रिव्यू करना, आचरण पे ध्यान देना, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना, क्या खा रहे हैं वो भी ध्यान देना, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा मामला है। खाना पीना किससे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा चीज टाइम कहाँ स्पेंड ज्यादा दे रहे हैं। हर चीज पे उनको एक रेगुलेशन, ये रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं है, ये कुछ नहीं बोला जाएगा इनको, साल भर तक कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन साल भर में एक बार इनसे पूछा जाएगा कि आपने एक साल के अंदर किया क्या, आपके आने वाले 5 साल में आपने क्या गोल सेट कर रखा है कि आपने अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चाय के चौपाल पे बैठे हुए हैं, चुस्की ले रहे हैं, तो माँ बाप जो जागरूक उनसे पूछेंगे ना कि आप चाय के चौपाल पे 1 साल बैठे, फिर 5 साल बाद भी आप चाय के चौपाल पे बैठना देखना चाहते हैं, या फिर किसी बड़े होटल में या बड़े कंपनी में अपने आप को बैठे हुए देखना चाहते हैं, या जीवन भर चाय के चौपाल पे निकाल देंगे। ये होता है असेसमेंट, अपने बच्चे का मूल्यांकन करना। कौन कर रहा है? माता पिता करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा, देखेगा, अपना खुद का मूल्यांकन करना सीखेगा कि मैं अपना कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, किस जगह पे कर रहा हूँ। जब ये मूल्यांकन करना शुरू कर देगा तब ये यूटिलाइज करेगा अपने समय को, किसको? टाइम को, इसको यूज करना सीखेगा। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी, इसको यूज करेगा। ये है असेसमेंट। ये हो गया घर के लेवल पे। अब थोड़ा ऊंचे लेवल पे आइए, मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे, बच्चे के लेवल पे हो गया। अब घरों के लेवल पे आइए, अब डिपार्टमेंट आने वाले। ये परिवार है, घर है, एक नहीं है बहुत सारे घर हैं, एक नहीं है बहुत सारे घर हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है। अब क्या जिम्मेदारी बनती है? अब देखा जाएगा यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट है, काफी बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके, गवर्नमेंट के। अब इनसे 1 साल के अंदर पूछा जाएगा अब इन परिवारों ने क्या किया। अब पूरे परिवार से पूछा जा रहा है, माता पिता से भी पूछा जा रहा है, बच्चों से पूछा जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है, बेसिकली पूरे घर से पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहा है? डिपार्टमेंट के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, मिनिस्ट्री के हर मिनिस्ट्री से लोग आ रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं उनके लोग। इनसे पूछा जा रहा है कि आपने 1 साल में क्या गोल सेट किया था, जो कोई गोल सेट भी किया था कि नहीं किया था, आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, कैसा करते हैं, क्या गोल है आपका, ये सब पूछते हैं। इससे क्या होता है? अगर इससे पता चलता है कि कोई घर कितना डेवलप करेगा, कितना डूब जाएगा। ये क्या करेंगे? असेस करेंगे इनको, आके मूल्यांकन करेंगे इनका। और जब गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे तो इनसे बोला जाए, पूछा जाए, इनको जागरूक करेंगे कि देखिए आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा भविष्य में। और बहुत अच्छे से पोलाइट होके तरीके से बताते हैं कि 1 साल देखिए आपने इन्वेस्ट किया है, यहाँ इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद भी आप कहाँ अपने आप को देखते हैं। ये होता है पूरे पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को असेस करना, पूरे पूरे मोहल्ले को असेस करना। एक परिवार है, माता पिता है, बच्चे को असेस कर रहे हैं। अब पूरे मोहल्ले को असेस करने कौन आ रहा है? डिपार्टमेंट आ रहा है, देख रहा है कि हमारे देश के नागरिक कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बेहतर, अगर बेहतर नहीं हो रहा तो क्यों बेहतर नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है तो क्या इसका वजह है। ये असेस करना परिवार के लेवल पे, क्योंकि यहीं से लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं। इनको असेस करना हो गया। कहाँ हुआ असेस? हमने बच्चों को असेस कर लिया, डिपार्टमेंट ने परिवारों को असेस कर लिया। अब हम आते हैं पूरे देश के लेवल पे। देखिए कहा गया देश, ये देश आया। अब देश का असेसमेंट कैसे होता है? बजट पास होता है, क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब देश में को चला कौन रहा है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इकोनॉमिक सर्वे दे रही है, बता रही है कि देखिए हमने क्या क्या 1 साल के अंदर किया है, ठीक है। ये बताती है इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या किया है, पुल बनाए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, हमने लोन भरे हैं, हमने ये किया है, हमारा ये विजन है, 2047 तक हम ये डेवलप हो जाएंगे, ऐसा विजन देती है कि हमने ये XYZ किया है, ये कर रहे हैं, आगे का विजन हमारा ये है, 1 साल में हमने ये किया है। इकोनॉमिक सर्वे, 1 साल में हमने ये किया है, हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या है अब इसमें? इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। दिक्कत ये है, देखिए प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट क्या है इकोनॉमिक सर्वे का? इकोनॉमिक सर्वे की अच्छा विजन है कि 1 साल में इन्होंने क्या किया, क्या बताया इन्होंने अच्छा से कि ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने खर्चा किया, ठीक है। अब इसमें ये वो भी 1 साल के अंदर मान लीजिए बहुत सारे पुल वगैरह बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, 1 साल के अंदर में पैसा खर्चा हुआ। अब ये पुल टूट गया है, उसी 1 साल के अंदर में टूट गया। 1 साल में मतलब बना, 4 महीने बाद टूट गया। एक और पुल बना, 4 महीने बाद टूट गया, 4-5 महीने बाद। अब जब इकोनॉमिक सर्वे पास होता आता है, तब इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है, वो ये जो टूट सब बना हुआ है उसको दिखा देंगे कि देखिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है। लेकिन जो ये पुल टूट गया 4 महीने बाद, उसको तो दिखाया ही नहीं, उसको माइनस नहीं किया। इसी इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूड करके ऐसे पेश कर दिया, देखिए हमने बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन ये जो पुल टूट गया 4 महीने में, उसको क्यों नहीं दिखाया, उसको डिडक्ट क्यों नहीं किया, उसको माइनस क्यों नहीं किया कि इतना आपने खर्चा किया, वो खराब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। यही इसका माइनस पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे का। बताते ही नहीं ढंग से कि आपने 1 साल में तो अच्छा बता दिया कि हमने ये खर्च किया, लेकिन उसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया पुल का 4 महीने के बाद ही, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया इसमें, या अलग से क्यों नहीं निकाला कि आपने जितना बनाया है खराब कितना हो गया है। जो चीजें खराब हुई हैं उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, 1 साल में बताया क्यों नहीं, 1 साल पर खुद ही आ गया कि आपने ये तो बता दिया कि आपने क्या क्या किया है प्लस, लेकिन ये प्लस ही कब माइनस बन गया, वो माइनस पॉइंट कौन बताएगा आपको। बजट पास करते वक्त इकोनॉमिक सर्वे में देते हैं अच्छा चीज, तो इकोनॉमिक सर्वे से एक माइनस इकोनॉमिक सर्वे निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें गड़बड़ ये हो गया है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, क्या करना है, एक माता पिता को असेस करना है, फिर घरों को कौन असेस करेगा, डिपार्टमेंट, फिर इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो इनको कौन असेस कर रहा है, मीडिया, थर्ड पार्टी, सब इनको असेस कर रहे हैं। देख गवर्नमेंट को सबको ही असेस हो रहा है, इसे कहते हैं मूल्यांकन। इससे क्या होगा, एथिकल स्ट्रेंथिंग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब ये लाइन पढ़िए, गोल सेटिंग, साल की शुरुआत में क्या लक्ष्य है किया, प्रदर्शन की जांच, परफॉर्मेंस रिव्यू, उन लक्ष्यों की कितना हासिल किया, भविष्य की योजना, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अगले साल क्या लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। एक उदाहरण पढ़िए, पटवारी का बॉस साल के आखिर में देखेगा कि पटवारी कितनी फाइलें निपटाई, कितने गांव की समस्याएं हल की, क्या उसने रिश्वत ली या नहीं, क्या उसने अपने काम को समय पर पूरा किया या नहीं। इस रिपोर्ट के आधार पर उसकी तरक्की, प्रमोशन या आगे का काम तय हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो किसी सरकारी विभाग का वार्षिक मूल्यांकन देखकर पता चलता है कि उसने कितनी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की, कितना बजट इस्तेमाल किया और जनता को कितना लाभ पहुंचाएगा। और अगला क्या है, जोखिम समीक्षा, रिस्क रिव्यू, क्या गलत हो सकता है और कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, इसको समझते हैं। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगने वाला है, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं हल्का सा, तो रिस्क समीक्षा करना, रिस्क रिव्यू करना, हर लेवल पे रिव्यू करना, इकोनॉमी के लेवल पे, इन्वायरमेंट के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे, क्या क्या नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी के लेवल पे, इन्वायरमेंट के लेवल पे, ठीक है। इसको असेस करना, इसका रिव्यू करना। फिर जब रिव्यू कर लेंगे कि ये नुकसान हो सकता है XYZ, तो हम क्या करेंगे, उसका उपाय निकालेंगे कि कैसे हम इस रिस्क को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। बस वही है। तो जोखिम समीक्षा का मतलब क्या है, किसी काम या परियोजना को शुरू करने से पहले या उसके दौरान यह पहचान कि क्या क्या गलत हो सकता है, क्या जोखिम है, उन जोखिमों को कितना नुकसान हो सकता है और उनसे बचने या उन्हें कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होगा, जोखिम की पहचान, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट कि कितना नुकसान हो सकता है, और जोखिम कम करने के उपाय, मिटिगेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है। और जो एग्जांपल मैंने नीचे दिया है कि अगर सरकार गांव में एक बड़ा पुल बनाने की सोच रही है, तो जोखिम समीक्षा में देखा जाएगा कि क्या पुल बनाने का पैसा कम पड़ सकता है, वित्तीय जोखिम, क्या नदी में बाढ़ आ सकती है जिससे काम रुक जाए, प्राकृतिक जोखिम, क्या ठेकेदार घटिया माल लगा सकता है, गुणवत्ता जोखिम, इन जोखिमों से बचने के लिए क्या करें, जैसे ज्यादा पैसा रखें, मौसम का ध्यान रखें, बार बार जांच करें। किसी कंपनी में साइबर हमला हो गया है, अटैक होने का जोखिम हो सकता है, तो जोखिम समीक्षा में साइबर सिक्योरिटी के लिए उपाय सोचे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए अगला है सत्यनिष्ठा समझौता, इंटीग्रिटी पैक्ट, भ्रष्टाचार रोकने का वादा। समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, ये ठेकेदार है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, ठेकेदार है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक ठेका निकाला है, गवर्नमेंट ने एक ठेका निकाला है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कौन है, कंपनीज है, कंपनी 1 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5, कंपनी 6, ठीक है। बहुत ज्यादा एक टेंडर निकाला ठेका देने के लिए, सब कंपनी खड़ी हो गई।
मान लीजिए किसी एक को इसमें से सेलेक्ट कर लिया जाए, C1 कंपनी सेलेक्ट हो गई, तो अब इनके बीच एक तरीके का पैक्ट है, एक तरीके का इंटीग्रिटी पैक्ट है। क्या पैक्ट है कि जो भी हमने आपको टेंडर ठेका दिया है वो ईमानदारी से आपको करना है, उसमें कोई भी किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब ये पैक्ट होता है तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस पर सिग्नेचर होता है, गवर्नमेंट भी करेगी, कंपनी भी आगे करेगी, साइन करेगी, ठीक है, कि ईमानदारी से बेहतर तरीके से आपको काम करना है, इसमें कोई भी घालमेल नहीं चलेगा। यही है कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट, इंटीग्रिटी पैक्ट। अब लैंग्वेज पढ़िए। सत्यनिष्ठा व समझौता एक तरह का समझौता या कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी सरकारी ठेके या बड़ी खरीद प्रक्रिया में दो पक्ष, जैसे सरकार या ठेकेदार कंपनी के बीच होता है। इसमें दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से यह वादा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेंगे या न देंगे, और निष्पक्षता बनाए रखेंगे। इसकी निगरानी के लिए अक्सर एक स्वतंत्र तीसरा पक्ष भी होता है जो ऊपर से देखता रहता है। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही सब देखती है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब, ओम्बड्समैन, ठीक है। तो क्या क्या शामिल होता है इसमें? जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के प्रति कोई समझौता नहीं। फेयरनेस, सभी बोली लगाने वाले के साथ निष्पक्ष व्यवहार। मॉनिटरिंग, एक स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति या संस्था समझौते का पालन या सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट में कौन कौन है? दो लोग हैं जिनके पास समझौता हो रहा है, तीसरा पक्ष कौन है? इन सबको मॉनिटर कर रहा है। कौन का हो सकता है ये तीसरा पक्ष? मीडिया भी आ जाएगी, ये भी तो है, देख ही रही है, आंख कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे सब। सरकारी संस्थान है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारी चीजें देखते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल पढ़िए। जब सरकार गांव में नई सड़क बनाने की किसी ठेकेदार को काम देती है तो सरकार और ठेकेदार दोनों एक कागज पर हस्ताक्षर करते हैं। उस कागज पर लिखा होता है कि ठेकेदार काम पाने के लिए रिश्वत नहीं देगा और सरकार का अधिकारी भी रिश्वत नहीं लेगा। अगर कोई इसे तोड़ता है तो उसे दंड मिलेगा। इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति भी होता है। सिंपल। अब देखिए, सिविल सोसाइटी, समाज के वो समूह जो सरकार से अलग रह के काम करते हैं। सिविल सोसाइटी आप कहाँ पढ़ते हैं? आप गवर्नेंस जो एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है, आप उसमें पढ़ते हैं। तीन चीजें होती हैं, देखिए आपको समझना होगा, सब एक नहीं होता। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक क्या है? गवर्नेंस है। एक सेकेंड, एक पॉलिटी है, एक पॉलिटी है, एक गवर्नेंस है। तीन चीजें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस। क्या डिफरेंस है? ये एक रूल बुक है, ठीक है, एक तरीके का ये रूल बुक है। अब ये रूल बुक में ये लिखा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, राइट्स वगैरह लिखा हुआ है। अब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए अब कानून बनेगा। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 14 है इसमें, ठीक है, आर्टिकल 14 है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनेगा, ठीक है। ये सब समान रहे। जैसे SC/ST एक्ट बना हुआ है, इनको कोई परेशान करेगा तो दिक्कत हो में जाएगा, तो ये कानून बन गया। इसको लागू करने के लिए केवल एक नहीं, बहुत सारे कानून बनेंगे। तो ये क्या है? ये पॉलिटी है, ठीक है। अब ये एक्ट बन गया, इसके थ्रू सारा चीजें चल रहा है। अब क्या है? अब इसको ढंग से चल रहा हो, उसको देखने के लिए क्या बनेगा? डिपार्टमेंट होंगे। डिपार्टमेंट में कौन होंगे? सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक, उसको अप्लाई करने के लिए। अब ये पॉलिटी, राजव्यवस्था क्या है? SC/ST कानून बनेगा। अब कानून सुचारू रूप से चले, वो लोगों पे लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, ये राजव्यवस्था है, ठीक है। अब वो राजव्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो रही है, डिपार्टमेंट के लोग ठीक से उस चीज को अप्लाई करके बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? गवर्नेंस की दिक्कत है। तो समझ में आया कि संविधान, राजव्यवस्था, शासन, ये डिफरेंस है। ये रूल बुक है, लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। अब उसको ऐसा होना चाहिए, इसके लिए कानून बनेगा। अब इस कानून को ये कानून सब पे लागू होगा, तो ये राजव्यवस्था का मामला है कि इससे व्यवस्था चलेगी। और फिर ये ढंग से नहीं करा जाएगा, डिपार्टमेंट सर्वेंट यानी सिविल सर्वेंट की वजह से गड़बड़ी करेंगे लोग डिपार्टमेंट में, इसका मिसयूज करेंगे, तो ये गवर्नेंस की दिक्कत है। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। जब करेंगे तो ये गुड गवर्नेंस है, बेहतर करेंगे तो गुड गवर्नेंस है। समझ में आया? तो अब इसको पढ़िए। सिविल सोसाइटी का मतलब है समाज के वे सभी स्वैच्छिक संगठन, समूह, संस्थाएं जो सरकार और निजी व्यापार कंपनियों से अलग रह के काम करते हैं। ये लोग लोगों की भलाई, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए या सरकार पर जवाबदेही के लिए दबाव डालने के लिए काम करते हैं। ये आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं, ये तो मैंने ऐसे हल्का रेफरेंस दे दिया है, गवर्नेंस पूरा सब्जेक्ट है। तो अब ये पूरा पढ़ते हैं, क्या क्या शामिल होता है इसमें।
एनजीओ होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसमें मीडिया की भी भूमिका है, ये इसमें मीडिया भी एक एग्जाम्पल बनेगा, ये भी मीडिया भी सिविल सोसाइटी में आएगी। ठीक है, एनजीओ में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी ग्रुप में स्थानीय समस्याओं पर काम करने वाले समूह, और वॉलंटरी ग्रुप में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी पढ़ते हैं कहाँ, गवर्नेंस में। धार्मिक समूह भी आ जाएंगे। मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया भी सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र मीडिया क्या, देखिए, एक तो कुछ मीडिया संस्थानों से जुड़े होते हैं, एक बड़ा सा संस्थान होगा, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता है। कुछ होते हैं जो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं, ठीक है, तो फ्रीलांस जर्नलिज्म जो करते हैं वो भी सिविल सोसाइटी की भूमिका में है, और जो मीडिया संस्थान है वो भी सिविल सोसाइटी की भूमिका में है। समझ में आ गया, दोनों आएंगे, कंफ्यूज नहीं करना है कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं आएंगे, ये भी आएंगे, क्योंकि ये भी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। और कौन कौन आएगा, ट्रेड यूनियन, पेशेवर संघ, डॉक्टर, वकील, मजदूर संघ, ये सब सिविल सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हैं सभी। ये समझना कि नहीं ये सिविल सोसाइटी के लिए नहीं है, तो ये भी है। इंडिपेंडेंट रह के सब काम करते हैं, वकील इंडिपेंडेंट रह के काम करता है, डॉक्टर भी काम करता है, जर्नलिस्ट भी इंडिपेंडेंट रह के काम कर रहा है, ये सब सिविल सोसाइटी के एग्जाम्पल्स है। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा, अगर गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, वे सरकार से स्कूल खोलने की मांग करते हैं, माता पिता को जागरूक करते हैं और अपने स्तर पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये सिविल सोसाइटी है। एक झटके में समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि ये सिविल सोसाइटी। एक से एग्जाम्पल क्या है, पर्यावरण संगठन, ग्रीन पीस इंडिया, मानवाधिकार समूह जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, उपभोक्ता अधिकार संगठन या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, सभी सिविल सोसाइटी के उदाहरण है। एथिकल स्ट्रेंथिंग बढ़ा जा रहा है, एथिकल स्ट्रेंथिंग, ये सब एथिकल स्ट्रेंथ करने के लिए भूमिका में है, दबाव डाले रहते हैं, ठीक है, और दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, गुड गवर्नेंस आएगा कि अब अच्छा नहीं कर रहे हैं। एथिकल स्ट्रेंथिंग किस लिए किया जा रहा है, कि गुड गवर्नेंस है। ये सभी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट सुशासन को बेहतर बनाने और समाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी ताकत लगाई जा रही है, एथिकल स्ट्रेंथिंग की जा रही है हर तरीके से, तो वो गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगला क्या है, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, यानी जनता का सेवा। पढ़ लीजिए लाइन, कल्पना कीजिए कि एक गांव है, लोक सेवा का मतलब है सरकार और उसके अधिकारी, जैसे पटवारी, पुलिस, खुद को गांव वालों का सेवक समझे, न कि मालिक। उनका मुख्य काम क्या है, जनता की भलाई, सेवा करना। अरे आप जानते हैं पब्लिक सर्विस क्या है, पब्लिक के लिए काम करना, ठीक है। ये ना हो कि, एक सेकंड देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बैठा हुआ है, ये क्या है, जनता का पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। ये क्या है, सिटीजन है। ये अपने आप को मालिक ना समझे, इसको सर्विस दे, जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है, जिस चीज के लिए इसको रखा गया है डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यही है पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए रखा गया है, जनता के लिए, ठीक है। अपने आप को भगवान ना समझना, मालिक ना समझना, सुपीरियर ना समझना, जनता का सेवक समझे, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस वही है कि गवर्नमेंट जनता को, जनता टैक्स भर रही है, उनको सर्विस दे, इनके लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, ठीक है। अभी हम देखेंगे पब्लिक सर्विस में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण, जैसे ट्रस्टीशिप का और सर्वोदय का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, जैसे महात्मा गांधी के लिए लोक सेवा केवल नौकरी नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है और आध्यात्मिक साधना थी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गांधी जी मानते थे कि मुखियानी नेता या पटवारी या अधिकारी मान लीजिए, जो भी सत्ता या संसाधन रखते हैं वे उनके अपने नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, उनके खुद के नहीं है, अपना खुद का जागीर समझना कि ये हमारा है, नहीं, वे तो जनता के ट्रस्टी है। जैसे एक बैंक का मैनेजर जनता के पैसे का ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं। उन्हें इन संसाधनों का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, खासकर सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति की उन्नति के लिए, जिसे सर्वोदय कहते थे, सबका उदय। जो मार्जिन पे मार्जिनलाइज्ड है, एकदम लास्ट में है, उसके लिए काम करो, ठीक है। जब उसके लिए काम करोगे तो सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी ने खुद को देखकर सबसे बड़ा सेवक कहा। जब कोई सरकारी अधिकारी निस्वार्थ भाव से अपनी सुविधाओं को छोड़कर किसी दूर दराज के गांव में लोगों की समस्या हल करने जाता है, तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप, सर्वोदय के विचार को दर्शाता है। कोई होगा अधिकारी ऐसा, उसके दिमाग में चल ही रहा होगा, जो रियल कल्चर से हट के रियल इश्यूज पे रियलिटी में काम करता होगा, जो दिखाए कम करे ज्यादा, दिखाए भी तो ठीक है लेकिन करे ज्यादा। किसी को धमकी मिल जाती है कि तुम्हें मैं इस पिछड़े इलाके में भेज देंगे, कोई सुविधा नहीं होगी, लोग हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, डर जाते हैं, वो माय गॉड मुझे मत भेजिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भेजिए, देखना है मुझे कौन सा इलाका पिछड़ा हुआ है। फिर वहां पहुंच के ऐसे धुरंधर टाइप के जो वीर होते हैं उसको बेहतर करते हैं कि चलिए पिछड़ा है,
अब हम पहुंचेंगे, पिछड़ा नहीं रहेगा, हम बेहतर करेंगे, ठीक है, पूरी ताकत लगा देंगे। तो ये किस टाइप के लोग हैं? महात्मा गांधी जी की ट्रस्टीशिप और सर्वोदय के विचार को दर्शाते हैं। डेमोक्रेसी और लोक सेवा, पब्लिक सर्विस और डेमोक्रेसी, जनता की सरकार जनता की। लाइन पढ़िए, लोकतंत्र का क्या मतलब है? आप जानते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए सब कुछ करना, जनता के द्वारा ही होना, ठीक है। तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनका काम जनता की इच्छा के अनुसार और जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना है, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट्स वाई पब्लिक सर्विस उन्हीं के लिए है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। एक एग्जांपल लीजिए, जब भारत में चुनाव होते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ये प्रतिनिधि फिर सरकार बनाते हैं, सरकारी अधिकारी लोक सेवक उन प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं ताकि जनता को लाभ मिले, ठीक है। जैसे ग्राम सभा को मजबूत करना, नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। जब भी पॉलिसी बनाए कोई, ठीक है, पॉलिसी मेकर जब पॉलिसी बनाए तो उसके दिमाग में जब पॉलिसी बने ना, तो किसको केंद्र में रखना है? जनता को केंद्र में रखना है, ना कि मैले साहब को केंद्र में रखना है। ये ना कि मैले साहब, एमपी साहब, इनको केंद्र में नहीं रखना है। पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे जनता को एकदम दिमाग में बिठा के रखना है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कैसे उभारे, सर्वोदय कैसे हो, उनको ध्यान में रख के पॉलिसी बनाना। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, जनता पहले, ठीक है। तो ये लोक सेवा का एक आधुनिक और केंद्रित है, लोक सेवा पे केंद्रित है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार और लोक सेवक जब भी कोई फैसला ले या कोई सेवा दे तो उनके केंद्र में नागरिक होना चाहिए। जनता की जरूरतें, जनता की सुविधा और जनता की संतुष्टि सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह सरकार के नजरिए से काम करने के बजाय नागरिक के नजरिए से काम करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए एक, आपको पता है सरकारी दफ्तरों में कागज का काम बहुत धीमा होता है, जिसे लाल फीताशाही बोलते हैं, और जनता को बार बार चक्कर लगाने पर पड़ते हैं। शिवाजी बॉस एग्जाम्पल याद करिए, मूवी शिवाजी द बॉस। अब सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जैसे माई जीओवी पासपोर्ट सेवाएं बनाए, जहां नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और जल्दी से काम हो जाता है। नागरिक कितनी सहायता है। मैंने पासपोर्ट का एग्जांपल दिया था कि पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, पहले तो किसी भी साइबर में या घर से ही अप्लाई कर दीजिए पासपोर्ट के लिए। आपको एक मैसेज आ जाएगा सीधे कि आपको अपॉइंटमेंट हो गया है, आप इस टाइम पे आके अपना दस्तावेज रिव्यू करा लीजिए, ठीक है। घर पे ही बैठे बैठे आप लैपटॉप खोलिए या किसी साइबर पे जाके अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको एक फोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इस दिन इस पर्टिकुलर जगह पे आना है, सेंटर पे। आप अपना 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड ले जाते हैं, सब कुछ अपडेट है, 2 घंटे में सारा काम फाइनल हो जाता है, आप चले जाते हैं वहां से। आपको ऑफिस में जाना ही नहीं है ज्यादा टाइम तक, बस 2 घंटे के लिए जाना, गए और घर पे वापस आ गए, पासपोर्ट बनके 10-15 दिन में आपके घर पे आ जाता है, सिंपल, ठीक है। पुलिस स्टेशन में रिव्यू हो जाता है, एक कागज भेजते हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन बस रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पासपोर्ट आपके घर पे आ जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट भेज देती है कि हाँ आदमी ठीक है, पासपोर्ट आपके यहाँ आ जाता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था करती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये नागरिक केंद्रित शासन का एग्जाम्पल है कि जनता को केंद्र में रख के सोचा गया है, और वाकई में जनता को केंद्र में रख के ही सोचा गया है, इसीलिए बेहतर हुआ है कि पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाता है। अब देखिए लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन, गांव की सरकार घर के पास। कैसे? इसका मतलब है कि सरकार को गांव यानी ग्राम पंचायत और शहर नगर पालिका के स्तर पर लाना, ताकि गांव या मोहल्ले की समस्या वहीं के लोग, वहीं के प्रतिनिधि मिलकर सुलझा ले, ठीक है। गांव की समस्या अब इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे। लोकल गवर्नमेंट बना दिया, यहीं पे बैठे हैं नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ठीक है, शहर का गांव का मामला ये अपना देख लिया, यहीं पे सुलझा लिया, सब कुछ जमीन के लेवल पे ही हो गया, पार्लियामेंट में आने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो एक गांव में पानी की पाइपलाइन टूट गई है, गांव वाले सीधे ग्राम पंचायत में शिकायत करते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच है और सदस्य मिलकर तुरंत उसे ठीक करवाते हैं, ना कि शहर की बड़ी सरकार का इंतजार करते हैं। यह है स्थानीय शासन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? पब्लिक सर्विस। ये सब क्या हो रहा है? पब्लिक सर्विस हो रहा है। पाइपलाइन टूट गई है, ग्राम पंचायत में गए, सब लोग सदस्य मिलकर उसको ठीक कर लिए, क्या हुआ? ये पब्लिक सर्विस दिया गया है, समझ में? पब्लिक सर्विस चल रहा है। अब एक है विश्व बैंक की 1992 की रिपोर्ट, सुशासन और विकास, वर्ल्ड बैंक 1992 रिपोर्ट, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अच्छी सरकार से ही विकास होगा। लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 1990 के दशक में विश्व बैंक ने देखा कि विकासशील देशों में केवल पैसा देने से विकास नहीं हो रहा है, उन्हें अच्छी सरकार की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की, ठीक है। विश्व बैंक 1992 की रिपोर्ट में कहा कि किसी भी देश में विकास, डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहां सुशासन, गुड गवर्नेंस हो। सुशासन का मतलब एक सरकार जो पारदर्शी और जवाबदेह हो, कानून का पालन करे और जनता का शामिल करे और कुशलता से काम करे। इस सुशासन का एक बड़ा हिस्सा लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस है, जो इन सभी गुणों को अपनाती है। उदाहरण पढ़िए, अगर एक सरकार बहुत भ्रष्ट है और अकुशल है यानी सुशासन नहीं है, तो विश्व बैंक द्वारा
दिया गया विकास के लिए पैसा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा और गांव का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्व बैंक ने सुशासन पर जोर दिया। यही मैं एग्जांपल दे रहा था पीछे लंबे टाइम से आपको जो समझा रहा था कि अगर गवर्नमेंट भ्रष्ट है, अगर गवर्नमेंट भ्रष्ट है तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट भ्रष्ट क्या, सभी भ्रष्ट, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग खराब है, तो इंटरनेशनल एजेंसीज क्या करेंगी, फंड ही नहीं करेंगी, फंड नहीं देंगे। ये कहेंगे, ये जाएंगे फंड मांगने, कहेंगे हम फंड देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, पब्लिक सर्विस ठीक नहीं है आपका, पब्लिक सर्विस ठीक नहीं है तो हम पैसा आपको किस लिए दे रहे हैं? आप बोलेंगे कि हम डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो ये बोलेंगे ना कि हाँ चलिए ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट में खर्च करने का मतलब आप पब्लिक सर्विस देने जा रहे हैं। अब पब्लिक सर्विस आपका ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका रैंकिंग बहुत खराब है, आपकी देश की रैंकिंग, जो इंडेक्सेस हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके देश का, वो बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान का ले लीजिए, बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या करते हैं, फंड ही नहीं देते उसको, मतलब फंड नहीं मिलेगा, फंड नहीं देंगे। अब यही हमारे देश का भी हालत रहे, रैंकिंग खराब है, इंडेक्सेस खराब है पूरी तरीके से इंडिया का, तो क्या होगा, इंटरनेशनल एजेंसी में फंड ही नहीं देंगे, क्योंकि आप डेवलपमेंट चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन आपका पब्लिक सर्विस ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब पब्लिक सर्विस ठीक नहीं है तो हम आपको पैसा देंगे ही नहीं, अब जितना चिल्लाना है चिल्ला रही है, हम नहीं देंगे। तो क्या होगा, जब फंड ही रुक जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए आप आज के टाइम पे देखेंगे पासपोर्ट का मामला जो है, पासपोर्ट सर्विसेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब कुछ कैशलेस करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि लीकेज रुके। जब लीकेज रुकेगा, लीकेज मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा, पैसा बिचौलिए लोग नहीं खाएंगे, सरकार सीधे जनता के अकाउंट में पैसा डाल देगी। तो क्या ये पब्लिक सर्विस है, जनता को डायरेक्ट पैसा दो, उनका खर्चा बीच में जो भी बिचौलिया उनको परेशान कर रहे हैं, ये जो ऑफिस टू ऑफिस दौड़ा रहे हैं, वो ना हो। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश किसके जरिए, डिजिटल भारत अभियान के द्वारा किया जा रहा है ये, और गांव को क्या किया जा रहा है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। भारत नेट से क्या क्या गांव को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबको डिजिटल लिटरेसी देने की कोशिश कर रहे हैं। फोन सस्ते किए गए, क्या किया गया, इंटरनेट को शुरू में क्या किया गया, फ्री किया गया, फ्री इंटरनेट को पहले फ्री इंटरनेट चाहिए आपको, फिर उसके बाद क्या किया गया, इंटरनेट का एक्सेस बहुत जबरदस्त किया गया। लोगों को लग सकता है कि एक बार कमा रहा है, 2 बार कमा रहा है, वो अपना अलग मुद्दा है, ठीक है, उसको हम कहाँ देखेंगे, केस स्टडी में देखेंगे कि कुछ खास पूंजीपति वगैरह का जो खूब कमा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, इंटरनेट को एक जबरदस्त सुविधा दी गई इंटरनेट की, कि सब जगह पहले पहुंच बने। और जो आज आप सुनते हैं ना कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दिया जाएगा, फाइबर बेस्ड इंटरनेट दिया जाएगा, टावर बेस्ड इंटरनेट दिया जाएगा, ये सब पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है कि पब्लिक को कितनी आसानी से, कितनी फास्ट तरीके से सुविधा मिल जाए, ज्यादा एफर्ट उनको लगाना ना पड़े, ये सब पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट यानी पीपी ये करती है, इस मॉडल पे चलती है, ये भी पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है आपके लिए। यानी कम समय में, इसमें क्या होता है, कम समय में सारी चीजें बन जाती है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व है, वो मिलकर क्या कर रही है, जल्दी से सर्विस को डिलीवर करना चाहती है, तो ये पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है। अब इसमें अपना एक डिबेट है, तो डिबेट इशूज में है, प्लस माइनस में देखेंगे, किसमें देखेंगे, केस स्टडी में देखेंगे, ये अपना भी एक डिबेट है, प्रोस कॉन्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है। IMF पैसा फंड दे रही है, नहीं दे रही है, इंडेक्सेस देख रही है, रिपोर्ट्स देख रही है, और रिपोर्ट इंडेक्सेस 2 कौड़ी का बना हुआ है हमारा, तो हमको फंड नहीं मिलेगा, वो कहेंगे गेट आउट, तुमको नहीं मिलेगा। मजबूत लोकपाल चाहिए हमको, मजबूत लोकपाल क्या करेगा, सरकारी भ्रष्टाचार का चौकीदार है, देखेगा। तो ये संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि संस्थाओं से ही डेमोक्रेसी चलती है, देश चलता है। तो हमें ये मजबूत चाहिए। क्यों मजबूत चाहिए, इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, ये मजबूत होंगे तो क्या होगा, हमारे इंडेक्सेस बेहतर होंगे, ये इंडेक्सेस बेहतर होंगे तो क्या होगा, फंड मिलेगा, फंड मिलेगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च होगा। तो आपका एथिकल होना, आपका ईमानदार होना, आपका अकाउंटेबल होना देश के फायदे में। अगर आप ये सब नहीं है तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं पूरा। आपको लगता होगा कि हम यार थोड़ा सा ले लेंगे तो क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, ऐसा सभी सोच रहे हैं क्या हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा में देश का इंडेक्स खराब हो जाता है, इंडेक्सेस रिपोर्ट बेकार आती है। उसके बाद क्या होता है, देश को फंड नहीं मिलता, देश को फंड नहीं मिलता तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुकते हैं, फिर क्या बोला जाता है हमको, हम डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप नहीं हो पा रहे, तो 2047 का जो विजन है वो फेल होगा। समझ में आया? तो आपका एथिकल रहना, आपका ट्रांसपेरेंट रहना, आपका अकाउंटेबल रहना, ये देश हित में है, न कि केवल आपके हित में है। समझ में आया? तो एक लाइन पढ़िए, मजबूत लोकपाल का मतलब एक ऐसी शक्तिशाली या स्वतंत्र निकाय जैसे भारत में लोकपाल, जो प्रधानमंत्री से लेकर आम सरकारी कर्मचारी तक किसी भी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कर सके और दोषियों को सजा दिलवा सके। इसका काम लोक सेवकों को ईमानदारी बनाए रखना और उन्हें जवाबदेह ठहराना है। लोक सेवक जो पब्लिक
सर्विस प्रोवाइडर है, तो पब्लिक सर्विस के लिए अकाउंटेबल रहना। कल्याणकारी राज्य, इस वेलफेयर स्टेट, सबका भला करे, सरकार सबका भला करे। इसके बारे में आप जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है आपको। कल्याणकारी राज्य के बारे में क्या है? एक ऐसा देश है जहाँ सरकार कमों के कम जनता की भलाई करना है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, सुरक्षा देना है, ताकि कोई भी जरूरतमंद न छूट जाए। ठीक है, सभी को सब सुविधाएं मिले। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मनरेगा यानी जी राम जी, रोजगार देना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंक खाते देना, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवाएं देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस बोलते हैं, जिसमें आपको गेहूं चावल मिलता है, जाते हैं आप लेने के लिए, काउंटर पे जाते हैं ना, आपके पास पीला कार्ड होगा, रेड कार्ड होगा, राशन कार्ड, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों को सस्ता अनाज देना जैसी योजना सरकारी कल्याणकारी राज्य के उदाहरण है। इन योजनाओं को सरकारी अधिकारी जमीन पर लागू करते हैं। ठीक है, ये सब कल्याणकारी स्टेट होने का निशानी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या होता है? जनता और सरकार के आपसी समझौता, इसको समझेंगे थोड़ा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये गवर्नमेंट है, ये सिटीजन है, ये कोई लिखित अनुबंध नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई लिखित अनुबंध नहीं है, लेकिन ये आपसी समझौता है। कैसे? सिटीजन ने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाई, तो ये एक अलिखित समझौता है कि तुम हमारे वेलफेयर के लिए काम करोगे, इसीलिए हम तुम्हें चुन रहे हैं। लिखित नहीं है, अलिखित है। ठीक है, ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करोगे। क्या है ये? एक अलिखित समझौता है, दिखता नहीं है, अलिखित समझौता है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता। अब क्या होता है? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रतिनिधि चुन लिए गए बहुत सारे, अब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अब इस गवर्नमेंट को 5 साल चलना है। अब इन 5 साल में जो सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस है, अगर ठीक से नहीं देगी, अब इन 5 साल में बहुत सारा रिपोर्ट आया कि भ्रष्टाचार किया, बहुत ज्यादा गड़बड़ हरकत की है, ठीक है, तो क्या करती है गवर्नमेंट? 5 साल बाद इनका हिसाब कर लेती है कि आपने पब्लिक सर्विस ढंग से नहीं दी है और 5 साल के आपके करियर में, आपके गवर्नमेंट के करियर में आपने ठीक से पब्लिक सर्विस प्रोवाइड नहीं करा है, बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, गेट आउट। चुनाव हुआ, इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट ने इन्हें क्या किया? हटा दिया कि जाओ अब आपका हिसाब हो गया, गेट आउट। तो ये नया प्रतिनिधि चुनेंगे। अब देखिए खेल क्या होता है, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब चीजों को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए और बहुत ज्यादा जो एक पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता को ये सब न पता चले, नहीं तो जनता 5 साल बाद हिसाब कर देती है, इनको न पता चले, इसीलिए क्या करते हैं? मीडिया को कंट्रोल करेंगे, मीडिया को कंट्रोल करेंगे। कुछ भी गड़बड़ हुआ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ केस हुआ, कोर्ट में गया मामला, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना लॉयर रखती है और सामने वाला जो लॉयर है उसको कोशिश करती है कि पैसे से मनवाने की कोशिश करती है, मान जाए, नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसका खेल हो जाएगा। कहाँ हो सकता है? कहीं जा रहा हो, दूसरे दिन सुबह पता चले कि नदी में तैर रहा था, गुजर गया, उसको तैरना नहीं आता था। ठीक है, ये हो सकता है उसके साथ। जो भी इनके खिलाफ बोलेगी तो एक तरीके का डिक्टेटर वाली गंदी हरकतें करती हैं, मनमाना हरकतें। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये गलत हरकतें कर रहे हैं, ये सब जनता को ना पता चले, इसीलिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करेंगे पूरी तरीके से कि कोई भी जानकारी जनता को ना पता चले। आरटीआई लग गया, मान लीजिए गवर्नमेंट, यहाँ पे आरटीआई का मामला है, आरटीआई को कंट्रोल करना, कोई आरटीआई लगाया, उसको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले, इस तरीके से। क्यों करती है ये? कि हमारा 5 साल बाद हिसाब ना हो जाए। पब्लिक सर्विस खराब है तो क्या करो? इन्हीं लोगों को कंट्रोल कर लो। पब्लिक सर्विस हम ढंग से नहीं दे पा रहे थे, मीडिया को कंट्रोल करो, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसको सल्टा दो, खत्म कर दो, ये सब कर दो, उल्टा दो, जनता तक ना जाए, नहीं गया तो हमारा हिसाब हो जाएगा। अपने आप को हीरो की तरह पेश करना। मान लीजिए इधर कहीं गंदगी है, नदी उदी साफ नहीं है, तो नदी को साफ करने के बजाय क्या करेंगे? यहाँ पर्दा डाल देंगे, अब पेड़ गमले में फूल लगा देंगे कि लोग सड़क से ऐसे जाएं तो पीछे का ना दिखे। क्यों? ये क्योंकि यहाँ पे पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक नहीं करना, उसको ठीक नहीं करना, बस उस पर लेबल लगा देना चमकीला, कि देखने में लगे कि वाह यार क्या चमक रहा है। ठीक है, ये दिक्कत करना, यही गड़बड़ है। पब्लिक सर्विस ठीक ना करके उसको मैनिपुलेट करने का काम करना। क्यों? क्योंकि जनता 5 साल बाद हिसाब कर देती है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। जब गवर्नमेंट इस तरीके की हरकतें करती है ना, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, जो जनता के साथ हुआ है कि हम आपको चुन रहे हैं, आप हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, आप पब्लिक सर्विस बेहतर करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? जब नहीं कर रहे हैं तो क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं। और जब ये ब्रेक करेंगे और जनता को पता लगेगा तो 5 साल बाद उनका हिसाब हो जाएगा। कैसे? चुनाव होगा और वो भेज देंगे कि आप चलिए, आपका हो गया। अब जब ये इंफॉर्मेशन जनता तक नहीं पहुंचेगी, बस ये पहुंचता रहेगा कि और ये गवर्नमेंट तो एकदम सुपर हीरो है, बहुत बेहतर कर रही है, बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन असलियत में क्या कर रही है?
कि पुरानी चीज है, सड़ी हुई चीज को उस पर आवरण चढ़ा के चमकीला सा रिफ्लेक्शन देने की कोशिश कर रही है जनता को कि देखो कितना बेहतर हो गया है। क्यों? क्योंकि जनता के पास जनता 5 साल बाद हिसाब करती है, इसीलिए हम पब्लिक सर्विस ठीक नहीं कर रहे हैं तो उस पर आवरण चढ़ा दो, धुंधला सा एक भ्रम में डालो, नहीं तो ये हिसाब कर देगी। समझ में आ गया? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना होता है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है गवर्नमेंट तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है। अब लैंग्वेज पढ़िए। इसमें जनता अपनी कुछ आजादी जैसे सड़क के नियम का पालन करना सरकार को देती है और बदले में सरकार उन्हें सुरक्षा, व्यवस्था और सेवाएं देती है। लोक सेवा इसी समझौते का हिस्सा है। ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को लोक सेवकों के माध्यम से पूरा करती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जनता टैक्स देती है और कानून का पालन करती है, बदले में सरकार सड़कें बनाती है, अस्पताल और स्कूल खोलती है और पुलिस के माध्यम से सुरक्षा देती है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी जैसे लोक सेवा देना ठीक से नहीं निभाती तो जनता चुनाव में उसे बदल सकती है, क्योंकि समझौता टूट गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है। क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ कि हमको पब्लिक सर्विस ठीक से चाहिए, नहीं दोगे तो हमारा हिसाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।